नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। मैं कुलदीप चारण, हमारे साथ में विधायक दीप्ति महेश्वरी जुड़ी हैं। बजट को लेकर क्या कुछ उनका कहना है कि गहलोत ने जिस तरीके से परसों बजट रखा, क्या कुछ राजसमंद की जनता को मिला है? नमस्कार कुलदीप जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बजट बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है और स्पेशली अगर मैं कहूँ तो हमारी राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के लिए। पूरे बजट में राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के लिए सिर्फ एक घोषणा की गई जिसके अंदर 50 करोड़ का टाउन हॉल 4 जिलों में दिया गया। हनुमानगढ़, बारां, राजसमंद और ब्यावर। इन 4 जगहों तो एक टाउन हॉल जो कि किरण जी की बहुत काफ़ी सालों से माँग रही है, उस माँग को इस बजट में पूरा करा गया। पर उसके अलावा कुछ भी इस बजट में हमें नहीं दिखा। एक अपेक्षा थी, एक आशा थी कि करीबन 21 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं और सिर्फ 3 जिले ऐसे रह गए हैं जहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं, जिसमें से राजसमंद एक है। और काफ़ी टाइम से हमारी ये माँग थी राजसमंद को लेकर कि एक मेडिकल कॉलेज अगर हमारे यहाँ पे खुलता है तो कहीं न कहीं पूरे क्षेत्र में मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है हमारे क्षेत्र के अंदर। दूसरी हमारी बड़ी माँग थी जो कि गहलोत सरकार ने पिछली बार बोला था कि माई नदी घाट से पानी यहाँ पर हमारे राजसमंद झील के अंदर आएगा, जिसकी वजह से राजसमंद झील एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व की झील है और स्पेशली उस झील का निर्माण हुआ था सिंचाई को लेकर, इरिगेशन को लेकर। और आस-पास के जितने किसान हैं इस झील की जल आवक से उनको कहीं न कहीं बहुत मदद मिलती है। उस बारे में कुछ भी इस बजट में भी नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी निराशा है हमारे लिए। बेरोजगारों के लिए क्या राहत दिखती है आपको उसको बजट में? मुझे नहीं लगता है कि बेरोज़गारों के लिए कोई भी राहत है इसके अंदर, क्योंकि अगर मैं कहूँगी कि कहीं न कहीं बहुत मैनिपुलेट कर इस बजट को रखा गया। कुछ फैक्ट्स रखे गए कि एमओयूज़ करीबन 4,500 एमओयूज़ हमने साइन करे हैं और जिससे कि करीबन 5-1 लाख लोगों को संभावित रोज़गार मिल सकता है। ये चीज़ अशोक जी गहलोत ने कही। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बजट में ये बात नहीं कही गई या इस बारे में कहीं भी कंसंट्रेशन नहीं हुआ कि जो इंडस्ट्रीज यहाँ से छोड़ के गई है। अगर हम बात करें, भिवाड़ी में 10 स्टील इंडस्ट्रीज छोड़कर हरियाणा शिफ्ट हुई है। भीलवाड़ा की बात करें तो वहाँ पर डेनिम इंडस्ट्री एक बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो छोड़कर वो नीमच शिफ्ट हो गई, मध्य प्रदेश शिफ्ट हो गई है। तो क्या कारण रह रहा है कि जो इंडस्ट्रीज चलती हुई हैं वो शिफ्ट हो गई हैं। उन इंडस्ट्रीज के शिफ्ट होने के कारण कहीं ना कहीं रोजगार पर फर्क पड़ा है। तो जो रोजगार होते हुए भी जो लोग बेरोजगार हुए हैं, उनके बारे में तो कहीं चर्चा नहीं, कहीं कहीं इस बारे में नहीं आई कि हम इंडस्ट्रीज को कैसे लाएंगे। 4,500 एमओयूज बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी जिसको कहते हैं ना कि बात है। आप 4,500 नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि आप 20 अच्छी बड़ी इंडस्ट्रीज भी लेकिन चालू करवाएं यहाँ पे, तो हमें लगेगा कि नहीं, कम से कम 20 इंटू हजार हजार भी अगर लोगों को मिलता है तो 2 लाख लोगों को कहीं न कहीं रोज़गार मिलेगा। लेकिन उस बारे में कहीं कोई बात नहीं कही गई। भत्ते की बात होती है कि बेरोज़गारी भत्ता हम देंगे, वो आज तक भी उस चीज़ के बारे में कुछ हुआ नहीं। साढ़े 16 लाख करीबन लोग पंजीकृत हैं इनकी वेबसाइट पर भत्ते के लिए, लेकिन उसमें से कुछ हज़ारों को, मतलब 75,000 या 1 लाख तक के लोगों को ही बेरोज़गारी भत्ता मिल रहा है। संविदा कर्मी की बात इन्होंने कही थी इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में। इन्होंने बहुत क्लियरली ये बात कही थी कि हम इनको परमानेंट करेंगे। आप एक बात बताइए, एक संविदा कर्मी की कोई 6,000 8,000 रुपए की सैलरी होती है। किस प्रकार से वो अपना घर चलाए? और वो तो इसी आस में है कि कहीं न कहीं हमें परमानेंट करेंगे। एक 20% की, जिसको कहते हैं ना, एक बस प्लेट पे रख दिया सजा कर कि चलो ये खा लो, अभी इस मिठाई को आप लो, उसके बाद हम करेंगे कुछ। तो हमेशा की तरह मुझे लगता है कि वापस से कहीं न कहीं राजस्थान, पूरे राजस्थान के हर वर्ग को एक निराशा हुई है इस बजट से। रीट की चीट बेरोजगारों पर भार पड़ रही है और सरकार जांच करवाने पे एसओजी की जांच हो रही है, लेकिन सीबीआई की जांच की लगातार मना कर रही है। आप युवा विधायक है, युवा विधायक होने के नाते बेरोजगारों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं आपको रीट के बारे में कुछ तथ्य ज़रूर यहाँ पर पहले रखना चाहूँगी कि सबसे पहले बीजेपी ने रीट सीबीआई जांच क्यों मांग करी? वो इसलिए मांग करी कि कहीं न कहीं जारोली जी ने जब ये कहा कि कोई न कोई राजनीतिक संरक्षण है उनके ऊपर, तो हम ये समझ सकते हैं कि कुछ न कुछ चीज़ें, फैक्ट्स मैनिपुलेट हुए हैं गवर्नमेंट को लेके। एक सीबीआई जांच होती है तो एक निष्पक्ष जांच होती है। हमने, बीजेपी ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप कोई भी परीक्षा रद्द करें या कुछ भी इस तरीके से। हम चाहते हैं, गुलाब जी भाई साहब ने
हमारा जब उद्बोधन हुआ था ये रीट के बारे में विधानसभा में, तब भी बहुत स्पेसिफिकली कहा था कि आप 2 अलग-अलग चीज़ें रखो। जाँच हम इसलिए चाहते हैं कि इतने सालों से जो एक रैकेट बन गया है ये चीटिंग का, उस रैकेट को ब्रेक करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं मनोस्थिति बच्चों की कमज़ोर होती है उन लोगों की जो ये सोचते हैं, सोचते हैं कि हम रीट की परीक्षा देंगे, पास होएँगे और फिर अच्छी जगह नौकरी पे लगेंगे। उन लोगों के साथ क्या, जिस परीक्षा के लिए वो इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका क्या? उनका कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है। उसके बाद इन्होंने इस बजट में कहा, बहुत अच्छे से कहा इन्होंने इस बजट के अंदर कि आप जो भी बच्चे रीट के लिए जुलाई में वापस से करेंगे तो हम उनकी सुनना आप, हम उनके फीस नहीं लेंगे एग्ज़ाम की। आप उस बात को कहाँ कैलकुलेट कर रहे हो कि उनके साल जो खराब हुए। वो वापस से बैठेंगे, उनको वापस से पढ़ना है, उनको वापस से तैयारी करनी है और कहीं न कहीं डिसएडवांटेज होगा अगर वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। क्योंकि एक फ्लो में जो एग्ज़ाम देता है बच्चा, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, आपने फ्री कर दिया उसकी एक एडमिशन फ़ी, जो फ़ॉर्म फ़ी है आपने वो फ्री कर दी। उससे क्या होता है, लेकिन जो उनका लॉस हुआ है, उसके बारे में तो कोई बोलता नहीं है, कोई बात नहीं करता है। ये जो अभी विधायकों को जो फ़ोन दिए गए हैं, उसको लेकर आपका क्या है? फ़ोन देना सही है या जनता पर भार देखते हैं? मैं डेफ़िनेटली जनता पे भार तो देखती हूँ, क्योंकि फ़ोन्स मुझे लगता है कि आजकल एक नेसेसिटी है। और कोई भी विधायक ऐसा नहीं होगा जो फ़ोन के बिना हो, कोई स्मार्टफ़ोन के बिना हो। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं मैं एग्री करूँगी सतीश जी की बात से कि ये एक भार है जनता पे, उसको हम कहीं डेवलपमेंट के वर्क में लगाते तो बहुत अच्छा होता। राजीव गांधी पैरा टीचर्स की नियुक्ति की जाती है कांग्रेस के कार्यकाल में 1998 के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर, लेकिन उनको अभी तक नियमित नहीं किया गया है। वादा भी किया गया था 31 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश के अनुसार। मुझे लगता है 98 से जो राजीव गांधी के नाम से इन्होंने राजनीति करने की कोशिश करी और वो अभी तक भी परमानेंट नहीं हुए, अभी तक भी उनको नहीं लगा है। तो अगेन ये सब साबित करता है कि ये सिर्फ मौखिक बातें होती है, ये सिर्फ एक इलेक्शन नज़दीक आने के लिए आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो, बड़ी-बड़ी घोषणाएँ कर रहे हो। आप ये चाहते हो कि कहीं न कहीं लोग फिर से बेवकूफ़ बने, लोग इस बात में आए कि नहीं अब हम करेंगे। कितने सालों तक जनता वेट करती रहेगी और अब मुझे लगता है कहीं न कहीं हर जना ये समझ गया है और इस बजट से ये प्रूव हो गया है कि कहीं न कहीं उनकी बातें कभी नहीं सुनी जाएगी और जिस कंडीशन में वो हैं, वो उसी में रहने वाले हैं। राजसमंद से सबसे बड़ा पर्यटन का जुड़ाव है। पर्यटन के लिए क्या कुछ विशेष होने वाला है राजसमंद में? पर्यटन के लिए डेफ़िनेटली हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले जो हमारी सबसे बड़ी माँग है कि इस झील में पानी की आवक हो। क्योंकि पर्यटन तभी डेवलप होगा जब पानी लबालब भरा रहेगा। अगर हम आज उधर एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें या फिर हम उसके आस-पास कोई अच्छे गार्डन विकसित करने की बात करें या किसी भी वे में राजसमंद झील को प्रमोट करने की कोशिश करें कि अच्छे होटल इंडस्ट्रीज़ आएँ या कोई भी जना इन्वेस्ट करे, उसके लिए बेसिक है कि वो झील भरी रहे। जब तक वो झील भरी नहीं रहेगी तब तक पर्यटन को लाना थोड़ा मुश्किल है। कुल वैसे तो द्वारकाधीश मंदिर है और कृष्णा सर्किट के अंदर हमारा आता है जिसके अंदर नाथद्वारा, चारभुजा नाथ, द्वारकाधीश, सावरिया सेठ ये सारे मंदिर एक धार्मिक स्थल के रूप में बिल्कुल फ़ेमस है। लेकिन कहीं न कहीं राजसमंद झील में जब तक पानी की आवक नहीं होएगी, हम पर्यटन को अच्छा ग्रोथ नहीं दे सकते और इसी चीज़ को हम इतने सालों से माँग कर रहे हैं और ये आशा है मुख्यमंत्री जी से कि अब वो इस माँग को हमारी स्वीकार कर और पूरी करें तो बहुत बड़ा राजसमंद के लिए बहुत बड़ा हमारे लिए बेनिफिट होगा। विधानसभा में क्या सवाल होंगे उससे रिलेटेड आपके? विधानसभा में मैंने एक क्वेश्चन लगाया था कि पर्यटन विकास कोष की घोषणा करी गई थी, तो क्या वो कोष बनाया है या नहीं? जिसके उत्तर में मुझे मंत्री महोदय ने ये जवाब दिया कि ये कोष बनाया गया था और 20-21 में इस कोष में 100 करोड़ रुपए और 21-22 में 500 करोड़ रुपए, जिसको इस बार के बजट में अभी जो मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है, ये बोलते हुए कि वो 500 करोड़ वे खर्च नहीं कर पाए बिकॉज़ कोरोना की वजह से जो भी पर्यटन को लेकर नुकसान तो हुआ ही है टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल। को इस कोरोना काल में, तो उसको बढ़ाकर उन्होंने 1000 करोड़ रुपए करे। अब आप समझिए कि ये 1000 करोड़ रुपए जो इन्होंने करे हैं, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि 600 करोड़ रुपए तो हम पर्यटन को देंगे। तो यानी 500 करोड़ से सिर्फ उन्होंने 100 करोड़ रुपए और बढ़ाए हैं पर्यटन को देने के लिए। जवाब में ये आता है कि अभी तक इतने सालों में भले ही इन्होंने 100 करोड़ करे, उसको बढ़ा के 500 करोड़ करे, उसको बढ़ाकर अभी 600 करोड़ रुपए करें, उसमें से भी सिर्फ 26 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 26 करोड़ पूरे राजस्थान में लगे हैं टूरिस्ट
टूरिज्म को बढ़ाने के लिए या टूरिस्ट अट्रैक्शंस बढ़ाने के लिए 400 करोड़ रुपए इन्होंने इस बजट के अंदर मीडिया को दिए हैं कि राजस्थान की हम ब्रांडिंग करेंगे, हम उसको जिसको कहते हैं ना कि ब्रांडिंग के अलावा इवेंट्स करेंगे कि लोग अट्रैक्ट हुएं और यहाँ पर इस टूरिज्म इंडस्ट्री को हम बढ़ावा दे सके। क्या राजस्थान को पर्यटन के रूप में इस प्रकार की आवश्यकता है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इस प्रकार की आवश्यकता है, क्योंकि राजस्थान अपने आप में अगर हम फॉरेनर्स की भी बात करें, उदयपुर क्षेत्र देख लो, आप जयपुर देख लो, जैसलमेर देख लो, जोधपुर देख लो, कोई भी अगर इंडिया आता है, हम डोमेस्टिक में तो राजस्थान को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे बड़े-बड़े डेस्टिनेशंस बने हैं, इतनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है, सबसे ज़्यादा हॉट पॉइंट है उदयपुर, बिल्कुल। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर वेडिंग डेस्टिनेशंस को लेकर हमारे कितने बॉलीवुड स्टार्स यहाँ पर करते हैं, तो उसकी वजह से ऑलरेडी मुझे लगता है राजस्थान बहुत प्रमोटेड है। तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान को ब्रांडिंग की ज़रूरत है। जो ज़रूरत है वो एक अच्छी वेबसाइट की। अगर आप गुजरात टूरिज़्म की वेबसाइट देखें खोल के, तो वो वेबसाइट में डायरेक्टली आप एक क्लिक करेंगे, उस वेबसाइट के थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग डाल सकते हैं। जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, बिल्कुल। तो एक मदद मिलती है लोगों को। तो एक अच्छी वेबसाइट की ज़रूरत है डेफ़िनेटली, हाँ, कि राजस्थान टूरिज़्म की एक अच्छी वेबसाइट बने, जिससे कि इतने हमारे जो स्पेशली जो फॉरेन कंट्रीज से आते हैं उनको एक मदद मिलेगी कि एक वन पॉइंट स्टॉप है कि कहाँ-कहाँ जाना चाहिए, और कहीं न कहीं अगर गवर्नमेंट के थ्रू रिलेटेड होता है तो आप चीटेड फील नहीं करते हो। तो उसकी ज़रूरत है डेफिनिटली, लेकिन कहीं न कहीं ब्रांडिंग की राजस्थान को मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है। एक वाकया आपको बताऊँगी, एक जापान की मेरे साथ स्टूडेंट थी जब हम कॉलेज में थे पुणे में। हाँ, उसने मुझसे पूछा आप कहाँ से हैं? तो मैंने कहा उदयपुर से। तो शी इज़ लाइक ओह! इतनी ब्यूटीफुल सिटी है, सिटी ऑफ लेक्स। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी हमें ये बोलने की भी ज़रूरत है कि आप कहाँ से हैं? राजस्थान का नाम अपने आप बहुत सफाइस है। तो बजट को लेकर सभी मुद्दों को लेकर आपने सुना विधायक दीप्ति महेश्वरी को, जिन्होंने कहा कि ये बजट है वो निराशाजनक है और कहीं न कहीं 2023 के चुनाव से भी इसको संपर्क में जोड़ा है। बेरोज़गारों की जब बात की तो कहा कि रीट की चीट है वो आम बेरोज़गारों पर भारी पड़ा है। सिर्फ इस पर लोग धरना भी दे रहे हैं L2 को लेकर, बहाली को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बीजेपी की माँग ये थी कि रीट रद्द नहीं हो, रीट की सीबीआई जाँच हो। अगर कोई कहता है कि रीट की जाँच हो, वो सीबीआई जाँच की माँग की थी। खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चारण, जयपुर।